बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट 1 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 1 में हम 2 महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे, रेनेसेंस पुनर्जागरण और दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन अर्थात रिफॉर्मेशन मूवमेंट। इस यूनिट में हम समझेंगे कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं और उसका पूरे यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम धर्म सुधार आंदोलन अर्थात रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में समझेंगे, विशेष रूप से मार्टिन लूथर की भूमिका को समझेंगे। याद रखिए यह क्लास थ्योरीज और एमसीक्यूज दोनों के लिए तैयार की गई है। अगर आप इस यूनिट को हमारी क्लास के साथ ध्यान से पढ़ते हैं तो परीक्षा में 100% अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और कोशिश यही रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर ना जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारा जो सिलेबस है यह सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उपयोगी ये है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए यूनिट 1 शुरू करते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ और स्वरूप क्या है ये हम देखेंगे। पुनर्जागरण शब्द फ्रेंच भाषा के रेनेसांस से लिया गया है। तो याद रखना पुनर्जागरण किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया है, रेनेसांस शब्द से लिया है, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म या पुनः जागरण अर्थात खोई हुई संस्कृति को पुनः प्राप्त करना। इतिहास में पुनर्जागरण उस सांस्कृतिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें यूरोप में प्राचीन यूनानी रोमन सभ्यता की कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान का पुनर्जन्म हुआ। ये समझिए यूरोप में क्या हुआ, प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता की कला फिर से दोबारा से वहाँ अपनी पकड़ जमाने लगी थी। मध्यकालीन यूरोप में चर्च का बहुत अधिक प्रभाव था और लोगों का जीवन धार्मिक नियमों तथा अंधविश्वासों से नियंत्रित होता था। कब? मध्यकालीन यूरोप में किसका प्रभाव था, तो चर्च का प्रभाव था। यहाँ क्या होता था, अंधविश्वास और धार्मिक नियम चर्च नियंत्रित करता था। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का विकास बहुत सीमित था। यहाँ पे ना ही शिक्षा थी ना ही वैज्ञानिक सोच थी। लेकिन लगभग 16वीं शताब्दी से यूरोप के लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न हुई। लोग तर्क, ज्ञान, कला और मानव की क्षमताओं को महत्व देने लगे। यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। परिवर्तन की इसी परिवर्तन को इतिहास में पुनर्जागरण या सांस्कृतिक जागरण कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुनर्जागरण को और किस नाम से जाना जाता है, तो सांस्कृतिक जागरण के नाम से जाना जाता है। मैं अभी आपको एमसीक्यूज दूंगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुए हैं, मैंने वो लिए हैं। पूरी थ्योरी में सभी जगह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही हैं, लेकिन मैंने रिपीटेड एमसीक्यूज को यहाँ पे इंक्लूड भी किया हुआ है। इतिहासकार समानतः पुनर्जागरण का समय 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच मानते हैं। यह काल मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल का मतलब होता है दो युगों के बीच का एक ब्रिज, समझ लीजिए, दो जगह की ब्रिज के रूप में ये समझ सकते हैं आप। यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा आज तक क्वेश्चन पूछा गया है रेनेसांस शब्द का अर्थ क्या है। धार्मिक सुधार है, पुनर्जन्म या पुनः जागरण है, औद्योगिक विकास है या राजनीतिक परिवर्तन। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो ये तो आपसे बन ही जाएगा। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं एक बार। और दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इतिहासकार पुनर्जागरण काल समानतः किस शताब्दी के बीच मानते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछे गए हैं, इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत और केंद्र। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। याद रखना कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी पुनर्जागरण की शुरुआत। इटली उस समय यूरोप का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। किस समय का? 14वीं शताब्दी का। और वहाँ व्यापार, उद्योग तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत विकसित थी। कहाँ पर? इटली पर व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत विकसित थी। इटली के कई नगर इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र भी बने, पुनर्जागरण आंदोलन के। इनमें विशेष रूप से फ्लोरेंस, रोम और वेनिस महत्वपूर्ण है। फ्लोरेंस को पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन एमसीक्यूज में सबसे ज़्यादा ये पूछा जा सकता है पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है, तो याद रखना फ्लोरेंस को माना जाता है, क्योंकि वहाँ के शासकों और धनी व्यापारियों ने कलाकारों, साहित्यकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया था। इटली की भौगोलिक स्थिति भी पुनर्जागरण के विकास में सहायक रही, क्योंकि वह यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों का केंद्र था। अब आगे देखिए, यहाँ से बार बार जो एमसीक्यू पूछा गया वह है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई। फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से या इंग्लैंड से? इसका सही आंसर कमेंट में बताएं। और फिर दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया वह है पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र कौन सा नगर था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और भी इम्पोर्टेंट है। पूरी थ्योरी ध्यान से पढ़ें, पूरी थ्योरी में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके पेपर में सीधे फंसने वाली है। पुनर्जागरण एक अचानक घटित घटना नहीं थी पुनर्जागरण के कारण में, बल्कि यह एक कई सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक परिवर्तनों का
परिणाम था। अर्थात पुनर्जागरण एक दिन में घटी हुई घटना नहीं थी, इसके पीछे का कारण सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक परिवर्तनों का परिणाम था। सबसे महत्वपूर्ण कारण व्यापार और आर्थिक समृद्धि थी। मध्यकाल के अंत में यूरोप में व्यापार का बहुत विकास हुआ। व्यापार के विकास से एक नया सामाजिक वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसे हम व्यापारी मध्यम वर्ग कहा जाता है। यह वर्ग शिक्षा, कला और साहित्य को प्रोत्साहित करता था। इसी कारण सांस्कृतिक गतिविधियों का भी विकास हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था क्रूसेड युद्ध, धर्म युद्ध। इन युद्धों के कारण यूरोप का संपर्क पूर्वी देशों से हुआ। इस युद्ध के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। इससे यूरोप के लोगों में पूर्व की सभ्यताओं, विज्ञान और ज्ञान के बारे में जानकारी मिली, साथ ही व्यापार का भी विस्तार हुआ। तीसरा कारण था सामंतवाद का पतन। आपने सामंती व्यवस्था सुनी ही होगी, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया था। मध्यकाल में यूरोप में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें समाज का संगठन सामंतों के नियंत्रण में था, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था कमजोर होने लगी और लोगों में स्वतंत्रता तथा नए विचार के प्रति रुचि बढ़ने लगी। क्या हुआ? धीरे धीरे सामंत व्यवस्था खत्म हुई और लोगों में स्वतंत्रता और नए विचारों के प्रति रुचि बढ़ने लगी थी। यहाँ से कमजोर होने लगी और लोगों में स्वतंत्रता तथा नए विचारों के प्रति रुचि बढ़ने लगी। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था छापे खाने का आविष्कार। क्वेश्चन पूछा जाता है, जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने लगभग 1450 ईस्वी के पास छापे खाने का आविष्कार किया था। तो याद रखना, छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था? तो 1450 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इस आविष्कार से पुस्तकों का प्रकाशन आसान हो गया और ज्ञान का प्रसार तेजी से होने लगा। इससे शिक्षा और बौद्धिक जागरण को बहुत प्रोत्साहन भी मिला। अब इसके अतिरिक्त प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के अध्ययन ने भी पुनर्जागरण को प्रेरित किया। विद्वानों ने इन सभ्यताओं के साहित्य और दर्शन का अध्ययन किया, जिससे नए विचार का विकास हुआ। तो इसके कारण से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वह है छापे खाने का आविष्कार किसने किया? कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, जोहान्स गुटेनबर्ग ने या केपलर ने? बहुत बार पूछा गया है, किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में पूछा जाएगा। हो सकता है बीयू झांसी में भी पूछ लिया जाए इस बार ये क्वेश्चन। क्रूसेड युद्धों का मुख्य प्रभाव क्या था? तो यूरोप का पतन, यूरोप का पूर्वी देशों से संपर्क, सामंतवाद की स्थापना या चर्च की शक्ति में वृद्धि। क्रूसेड युद्धों का प्रमुख प्रभाव क्या था? जरूर बताएं कमेंट में। अब देखिए पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता है मानववाद, ह्यूमनिज्म थी। मानववाद वह विचारधारा जिसमें मानव की गरिमा, बुद्धि और क्षमता को सर्वोच्च महत्व दिया गया था। तो ह्यूमनिज्म किसमें कहते हैं? जिसमें मानव की क्षमता को सर्वोच्च महत्व दिया जाए उसे ह्यूमनिज्म, मानववाद कहते हैं। मानववादियों का मानना था कि मनुष्य अपनी बुद्धि और प्रयास से जीवन में प्रगति कर सकता है। मानववाद के प्रमुख प्रवर्तक पेट्रोक माने जाते हैं। तो मानववाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? पेट्रोक हैं, ये याद रखना। पुनर्जागरण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। पुनर्जागरण में क्या हुआ? वैज्ञानिक चीज़ें बढ़ी और लोगों का ज्ञान भी बढ़ा। इस काल में लोगों ने अंधविश्वास को छोड़कर तर्क और वैज्ञानिक विधियों को महत्व देना शुरू किया। इसी कारण कई वैज्ञानिक खोजें हुई, उन खोजों को पेपर में पूछा भी जाता है। उदाहरण के लिए कोपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। याद रखना, किसने किस सिद्धांत दिया था? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तो कोपरनिकस ने दिया था। और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। इस प्रकार गैलीलियो ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत किया। तीसरी विशेषता थी चर्च की आलोचना। मध्यकाल में चर्च का समाज पर अत्यधिक प्रभाव था, लेकिन पुनर्जागरण के समय लोगों ने चर्च की गलत नीतियों और अंधविश्वासों की आलोचना शुरू कर दी। तो जो चर्च में अंधविश्वास था, लोगों में जब ज्ञान आया तो उन्होंने उस अंधविश्वासों की आलोचना क्या कर दी? शुरू कर दी। यही आलोचना आगे चलकर धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना और इसी धर्म सुधार आंदोलन को हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले। पुनर्जागरण के समय राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित होने लगी। लोग अपने अपने राष्ट्रों की पहचान और स्वतंत्रता को महत्व देने लगे। यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह ह्यूमनिज्म से पूछा जाता है। ह्यूमनिज्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? दांते को, पेट्रोक को, मैकियावेली को या बैक्चियो को? ये जरूर बताएं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र किस वैज्ञानिक ने बताया? गैलीलियो ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या न्यूटन ने? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन आपको यहाँ से भरपूर मिलने वाले हैं। पहले यूनिट और दूसरी यूनिट से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं।
पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्ति। पुनर्जागरण काल में कई महान कलाकार, साहित्यकार और विचारक हुए जिन्होंने यूरोप की संस्कृति को नई दिशा दी थी। लियोनार्डो दा विंची इस काल के सबसे महान कलाकारों में से एक थे। चित्रकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक भी थे। उनकी प्रसिद्ध चित्रकृतियों में मोनालिसा, द लास्ट सफर है। यह आपने मोनालिसा नाम सुना होगा। तो मोनालिसा चित्रकृति किसने की थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने की थी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इस क्वेश्चन को गलती से भी ना भूल जाना। और द लास्ट सफर है। तो मोनालिसा ज़्यादा अच्छे से याद रखना किसने की थी? लियोनार्डो दा विंची ने। द लास्ट सफर भी किसी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं उतना। फिर दूसरा, माइकल एंजेलो ने भी महान कलाकार और मूर्तिकार थे। उन्होंने रोम के सिस्टीन चैपल की छत पर प्रसिद्ध चित्र बनाए जो आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। राफेल एक महान चित्रकार थे जिनकी प्रसिद्ध कृति है स्कूल ऑफ एथेंस। राफेल की कृति याद रखना कौन सी है? स्कूल ऑफ एथेंस प्रसिद्ध कृति है। साहित्य क्षेत्र में दांते, बोकाचिया और मैकियावेली महत्वपूर्ण लेखक थे। दांते की प्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी, ये भी आपने सुनी होगी। तो दांते की कौन सी रचना थी? तो डिवाइन कॉमेडी। बोकाचियो की डेकामेरॉन, मैकियावेली की द प्रिंस बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो दांते की याद रखना डिवाइन कॉमेडी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। फिर देखिए यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया मोनालिसा चित्र किसने बनाया। मैंने आपको कहा था याद जरूर रखना। फिर दूसरा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वह सिस्टीन चैपल की छत पर प्रसिद्ध चित्र किसने बनाए थे। और फिर द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें आपको मैंने जो बताए हुए हैं, लेकिन ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। अब देखिए धर्म सुधार आंदोलन यहाँ से शुरू हो जाता है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। पुनर्जागरण के बाद यूरोप में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कैथोलिक चर्च की बुराइयों को समाप्त करना और धर्म सुधार करना था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना कैथोलिक चर्च की बुराइयों को समाप्त करना और धर्म में सुधार करना। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जर्मनी से 1517 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मार्टिन लूथर थे, इसलिए मार्टिन लूथर की भूमिका धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका क्या थी। तो मार्टिन लूथर ने जर्मनी के एक पादरी और धार्मिक सुधारक थे। तो मार्टिन लूथर कहाँ के थे? तो जर्मनी के एक पादरी थे और धार्मिक सुधारक थे। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1483 ईस्वी में, मृत्यु 1546 ईस्वी में, याद रखना। 1517 में उन्होंने चर्च की गलत नीतियों के विरुद्ध 95 सूत्र प्रकाशित किए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मार्टिन लूथर ने कितने सूत्र प्रकाशित किए? तो 95 सूत्र प्रकाशित किए। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है 95 सूत्र किसने प्रकाशित किए? तो मार्टिन लूथर ने प्रकाशित किए। और उन्होंने विटेनबर्ग चर्च के द्वार पर लगा दिया। ये जो 95 सूत्र उन्होंने प्रकाशित किए थे तो ये किस चर्च पर लगाए? तो विटेनबर्ग चर्च के द्वार पर लगाए। इस सूत्रों में चर्च द्वारा बेचे जाने वाले पाप मुक्ति पत्र की आलोचना की गई थी। मार्टिन लूथर का मानना था कि मनुष्य की मुक्ति केवल विश्वास से मिलती है। और इन्होंने कहा बाइबल ही धर्म का सर्वोच्च स्रोत है। उन्होंने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया ताकि सामान्य लोग भी उसे पढ़ सके। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मार्टिन लूथर अनुयायी प्रोटेस्टेंट कहलाए। लूथर के जो अनुयायी थे उसे मानने वाले थे वो क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट कहलाए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मार्टिन लूथर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। इस प्रकार यूरोप में एक नया धार्मिक संप्रदाय उत्पन्न हुआ। तो देखिए यहाँ से जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से हैं। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अगर आप ये जो मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप सिर्फ ये कर लेते तो आप 80% स्कोर कर सकते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1492 में, 1517 में, 1555 में या 1648 में? आंसर कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जॉन कैल्विन, मार्टिन लूथर, हेनरी 8वें और ज्विंगली। इसका सही आंसर कमेंट में बताएं। मार्टिन लूथर ने कितने सूत्र प्रकाशित किए? इसका सही आंसर जरूर बताएं। यह पूछ सकता है 95 सूत्र किसने प्रकाशित किए? तो मार्टिन लूथर ने किए। अब देखिए यहाँ से धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले। धर्म सुधार आंदोलन के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। सबसे पहले यूरोप में चर्च का विभाजन हो गया
और इसके दो प्रमुख संप्रदाय बने, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बने। प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर के अनुयायी थे। इस विभाजन के कारण यूरोप में कई धार्मिक संघर्ष और युद्ध हुए। इनमें सबसे प्रसिद्ध युद्ध है 30 वर्षीय युद्ध, जो 1618 से 1648 ईस्वी तक चला था। शायद ये बाद में मैं किसी यूनिट में पढ़ाऊंगा, याद भूल गया कौन सी यूनिट में आएगा ये। तो ये कब तक चला? 1618 से 1648 तक चला 30 वर्षीय युद्ध, और ये 30 वर्षों तक ही चला, इसलिए इसका नाम 30 वर्षीय युद्ध पड़ गया। इस युद्ध का अंत 1648 में वेस्टफेलियो की संधि से हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 30 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो वेस्टफेलिया संधि से हुआ। इस संधि के बाद यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता की भावना बढ़ी। इसके अलावा 1555 की ऑक्सबर्ग की संधि भी महत्वपूर्ण थी, जिसमें स्विस रिगियो, यूस रिलिगियो, इस प्रकार से कुछ है, या जर्मनी या इटली की भाषा होगी, का सिद्धांत स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या था? तो याद रखना, राज्य का धर्म वही होगा जो उसके शासक का धर्म होगा, अर्थात जनता के ऊपर जबरदस्ती उन्होंने धर्म थोप दिया, जो राजा मानेगा वही आप मानेंगे। धर्म सुधार आंदोलन के दीर्घकालिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें शिक्षा का प्रचार और राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ और आधुनिक यूरोप की विनियोग पड़ी थी। तो यहाँ से याद रखना, ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई थी? 1517 में, 1555 में, 1618 या 1648 में कब हुई थी, याद रखना। और ये संधि किस संधि से जुड़ी है? वेस्टफोलियो, ऑक्सबर्ग, वियना या पेरिस संधि से। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। और फिर यहाँ से पूछा जाता है 30 वर्षीय युद्ध कब हुआ? तो देखिए, इसका सही आंसर देने का एक अच्छा बता दूं, 30 वर्षीय युद्ध हुआ तो गैप 30 वर्षों का होगा। यहाँ 3 वर्षों का गैप है, यहाँ 5 वर्षों का गैप है, यहाँ 10 वर्षों का गैप है, और यहाँ 30 वर्षों का गैप है। तो इसका यही आंसर सही हो गया, 1618, 1648। और यहाँ 20 वर्षों का गैप है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे। यदि डेट याद ना रखें तो याद रखना 30 वर्षीय युद्ध में 30 वर्ष का गैप था। फिर ये देखिए एमसीक्यू दूसरा दिया हुआ है, 30 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? ये थोड़ी मैं पीडीएफ सही कर दूं। तो एमसीक्यू दिया है 30 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि से? ऑक्सबर्ग, वेस्टफेलियो या वियना या टॉर्डेस्लास, किस संधि से हुआ? इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये एमसीक्यू बिल्कुल मत छोड़ना। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैं पहले ही सिलेबस की वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सिलेबस डिस्कशन और पीडीएफ कैसे मिलेगा ये मैंने बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। पुनर्जागरण को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो सांस्कृतिक आंदोलन और बौद्धिक आंदोलन दोनों नामों से जाना जाता है, जिसने मध्यकालीन अंधविश्वासों और धार्मिक कठोरता को चुनौती दी। अंधविश्वास आज के दिन नहीं है, वर्षों से चली आ रही है, जो कि आज भारत में भी पनप रही है। मानव की बुद्धि, तर्क और स्वतंत्र विचारों को महत्व दिया गया है। प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं को ज्ञान को पुनर्जीवित किया है। पुनर्जागरण के काल कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ और यूरोप में एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप यहाँ से कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब आगे देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के कारण यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जैसे नए धार्मिक संप्रदाय उत्पन्न हुए। इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक संघर्ष भी हुए, लेकिन इसके साथ ही धार्मिक सहिष्णुता, शिक्षा का प्रसार और राष्ट्रीय राज्यों के विकास को भी प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार हमारी यूनिट 1 खत्म होती है, और आपको यहाँ से कम 15 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन तो देखने को आपको यहाँ से मिलने वाले ही हैं। तो पूरे वीडियो को एक बार 2x में ज़रूर देख लेना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।